Good morning, students. Today we will study from your book O1 Word section of poetry, and we study poetry number 8 for Elkanah by Nizam Ezekiel, who was born in 1924 and died in 2004. He was born in Mumbai, and he is best known Indian poet to have written in English. मीन्स ये एक ऐसे इंडियन पोएट हैं अपनी पोइट्रीज के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश में पोइट्रीज लिखी है. एंड ही हैड हिज एजुकेशन एट विल्सन कॉलेज बॉम्बे. इट वाज अर्लियर बॉम्बे, नाउ इट इज मुंबई, एंड लेटर एट विट कॉलेज लंदन. एंड ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी. He had written some plays and some poems also. And he was a proficient critic. He lectured at the number of university in the USA and UK. एक critic के तौर पे उन्होंने बहुत सारे lecture USA और UK में दिए थे. In the poem for Elkanah by Nizam Ezekiel is a poem of a family conversation. ये जो पोइट्री है फॉर एल्काना जो कि निज़म एज़िकल द्वारा लिखी गई है वो एक सिंपल सी पोइट्री है जो कि फैमिली कन्वर्सेशन को शो कर रही है कि जनरली एक फैमिली में जो कन्वर्सेशन होता है इवनिंग टाइम में जब पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है तो किस तरह का कन्वर्सेशन होता है उसको शो करते हुए बताई गई है. सो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री फॉर एल्काना बाय निज़म एज़िकिल. The warm April evening tempts us to the breezes sauntering across the lawn. We drag our chairs down the stone steps and plant them there. So here the poet is describing that April season is there, April timing is there. और अप्रैल में क्या होता है विंटर के बाद थोड़ी सी वार्मनेस आने लग जाती है, गर्मी आने लग जाती है. तो एक अप्रैल इवनिंग है और उस टाइम जो इवनिंग में जो ब्रीज हवा चल रही है वो उन्हें टेम्प्ट कर रही है टू सॉन्टरिंग अक्रॉस द लॉन. मीन्स सॉन्टरिंग मीन्स टहलना, घूमना, चहलकदमी करना इज सॉन्टरिंग. तो वो जो हवा चलती है इवनिंग टाइम में चूँकि बहुत ज़्यादा वार्मनेस होती है तो वो जो हवा है वो हम लॉन में घूमने के लिए, चहलकदमी करने के लिए टेम्प्ट करती है. And we drag our chairs down the stone steps and plant them there. और हम क्या करते हैं हम वहाँ पर अपनी चेयर्स ले जाते हैं लॉन में, वहाँ पर उन्हें स्टोन पे रखते हैं और उस पर बैठ जाते हैं. तो यहाँ पे इस स्टैंजा में सिंपल सा बात कही गई है कि अप्रैल जो सीज़न होता है, अप्रैल टाइमिंग होता है, उसमें जो इवनिंग में वो हवा चलती है वो इतनी अच्छी हमें लगती है कि हमें टेम्प्ट करती है कि हम गार्डन में जाकर चेयर लगाकर वहाँ पर बैठ जाएं. Unevenly to sit or rather sprawl in silence till the words begin to come. My wife, as in her way, surveys the scene, comments on a broken window pane. और वो बहुत ही अनइवन सी सिचुएशन होती है कि स्टोन्स होते हैं तो हम वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं. वी सिट डाउन देयर एंड रैदर स्प्रॉल. स्प्रॉल मीन्स बहुत ही आरामदायक जो सिचुएशन में जिसे हम कहते हैं कि पसर जाना वाली जो बात होती है कि हम अपने लेग्स और हैंड्स को फैला कर वहाँ पे बैठ जाते हैं, उस कंडीशन में वहाँ पर हम बैठ जाते हैं. और जैसे ही वहाँ पे बहुत साइलेंस होती है जब तक कि कोई वर्ड वहाँ पर बोलता नहीं है. द वर्ड्स बिगेन टू कम मीन्स वहाँ पे बोलने से पहले बहुत ही शांति या साइलेंस रहती है. माई वाइफ एज इज हर वे सर्वेज द सीन कमेंट्स ऑन अ ब्रोकन विंडो पेन. और जो मेरी वाइफ है वो अपने टोन में अपने तरीके से जो सीनरी है वहाँ की उसको सर्वे करती है और जो ब्रोकन विंडो पैन है, जो विंडो का जो टूटा हुआ कांच है उसके बारे में कमेंट करती है, उसके बारे में डिस्कस करती है. तो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो वाइफ्स होती हैं वो जनरली वहाँ पर बैठ के सर्वे का सीन कर रही हैं और वहाँ पे जो विंडो टूटी हुई विंडो का जो कांच है उसके बारे में कमेंट और डिस्कस कर रही हैं.
Suggest a things or two that every husband in the neighborhood knows exactly how to do, except of course the man she loves, who happen to be me, unwilling to dispute the obvious fact. और वो कुछ सजेशंस देती हैं, एक या दो सजेशंस देती हैं कि उसे रिपेयर कराना है, उसको मेंड करवाना है, उसे चेंज करवाना है। और ये सजेशंस ऐसे होते हैं कि जो नेबरहुड है या जितने भी हस्बैंड्स हैं आस पड़ोस में या नेबर में या जितने भी हस्बैंड्स होते हैं वो सभी जानते हैं ये सजेशंस कि उन्हें क्या करना है। फिर भी जो वाइफ्स हैं उन्हें वो एक या दो सजेशंस देती हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द मैन शी लव्स हु हैपन टू बी मी। और जो वो वाइफ्स है अपने हस्बैंड्स को जो बहुत प्यार करती हैं, लव करती हैं, एंड आई एम द हस्बैंड। एंड हस्बैंड्स को क्या चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ्स उन्हें लव करें, उनकी केयर करें, तो उन्हें क्या चाहिए, ही इज़ ऑल्सो द हस्बैंड। तो वो कहते हैं कि मैं भी एक हस्बैंड हूँ। तो सबसे बड़ा एक ये फैक्ट होता है कि अनविलिंग टू डिस्प्यूट द ऑब्वियस फैक्ट, कि कभी भी जो वाइफ्स हैं उनसे डिसएग्री नहीं करना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि अगर आप वाइफ से चाहते हैं लव करना या वाइफ आप चाहती है कि आपकी वाइफ आपकी केयर करें, तो आपको अनविलिंग टू डिस्प्यूट मीन्स आपको कभी भी उनके जो सजेशंस हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, उनसे कभी भी डिसएग्री नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल फैक्ट है कि वाइफ से कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। और यहीं पर वो पोएट यही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जो सजेशंस वाइफ देती हैं उसके बारे में सारे हस्बैंड जानते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जितने भी सजेशंस या जितने भी आर्ग्यूमेंट्स वाइफ करती हैं उससे कभी डिसएग्री नहीं करना चाहिए। एक यूनिवर्सल या ऑब्वियस सा फैक्ट है। That she is always right. I turn towards the more attractive views that opens up behind my eyes and shuts her out. And कि ये कौन सा ऑब्वियस सा फैक्ट है कि शी इज़ ऑलवेज राइट, एंड कि वाइफ्स जो होती है वो हमेशा ही राइट होती हैं। I turn towards the more attractive view that opens up behind my eyes and shuts her out. और मैं क्या करता हूँ, जब वाइफ मुझसे मेरी डिस्कस कर रही होती हैं तो मैं दूसरी तरफ देखने लगता हूँ और दूसरे जो अट्रैक्टिव व्यूज़ हैं, जो वाइफ की कन्वर्सेशन को वो इतना अट्रैक्टिव नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दूसरे जो व्यूज़ हैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ। एंड आई दैट ओपन्स अप बिहाइंड माई आइज एंड शट्स हर आउट, जो कि वो मेरी आँखों के सामने है, आँखों के पीछे है और उसको जो है चुप कर देते हैं। दैट शी डजंट स्पीक आफ्टर दैट। Her voice crawls up and down the lawn. Her son, who is 7, hears it and it reminds him of something. और जो वाइफ है उनकी जो वॉइस है वो पूरे गार्डन में अप एंड डाउन क्रोल करती है, मतलब गूंजती रहती है, घूमती है आवाज़, क्योंकि वो अकेली ही बोल रही होती हैं, वहाँ पे और कोई बोल नहीं रहा होता, तो उनकी जो वॉइस है पूरे गार्डन में घूमती रहती हैं। आर सन हु इज़ 7, और उनका जो बेटा जो कि 7 ईयर्स का होता है वो उनकी वाइफ की आवाज़ को सुनता है। एंड इट रिमाइंड्स हिम ऑफ समथिंग, और ये उसको कुछ रिमाइंड करवाता है। ही स्टैंड्स बिफोर अस, हिज स्मॉल लेग्स विल अपार्ट, क्रीसेंट मून लाइक, चिन अपलिफ्टेड, eyes hard and cold, to speak his truth in masterly determination. Mummy, I want my dinner now. Wife and husband in unusual rapport, state one unspoken thought. Children must be disciplined. She looks at me, I look away. और जो वाइफ्स यहाँ पे जो पोएट हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो उनका बेटा होता है जो कि 7 ईयर्स का, वो उनकी वाइफ की आवाज़ को सुनता है और उन्हें उससे कुछ चीज़ की याद आती है और वो उनके सामने आके खड़ा हो जाता है, जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं। और उसके जो स्मॉल लेग्स होते हैं वो स्मॉल लेग्स के जो दोनों एक दूसरे से अपार्ट होके खड़ा हो जाता है, और उसकी जो चिन होती है वो अपलिफ्टेड होती है, ऊपर की तरफ होती है, जैसे कि क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून जो होता है वो
एक कर्व्ड शेप में जो मून की इस तरह की जो मून की पोजीशन होती है इसको क्रिसेंट मून कहते हैं। ये जो मैंने अभी बनाई है शेप उसकी ये जो शेप होती है वो क्रिसेंट मून की होती है और इस तरह से कि उसकी जो चिन्ह है वो अपलिफ्टेड है। आइज हार्ड एंड कोल्ड टू स्पीक इज ट्रुथ, और उसकी जो आइज हैं वो हार्ड हो जाती हैं और थोड़ी कोल्ड होती हैं, जो कुछ ट्रुथ कहना चाह रहा है। इन मास्टरली डिटर्मिनेशन में बहुत ही डिटरमाइंड वे में वो कहता है दैट मम्मा आई वॉन्ट माई डिनर नाउ, कि मम्मा मुझे मेरा अभी डिनर चाहिए। वाइफ एंड हस्बैंड इन अनयूजुअल रैपोर्ट, और जो वाइफ और हस्बैंड है वो यूजुअली एक दूसरे को देखने लगते हैं। रैपोर्ट मीन्स एक दूसरे को अनयूजुअल वे में देखने लगते हैं, कि जो जिस तरह से बच्चे ने स्पीक आउट किया है, जिस तरह से उस बच्चे ने बोला है वो बहुत ही इल मैनर वे में बोला होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। स्टेट वन अनस्पोकन थॉट, और माइंड में एक चीज़ आती है, अनस्पोकन थॉट आती हैं कि जो बच्चे हैं चिल्ड्रंस हैं वो डिसिप्लिन होने चाहिए। और वाइफ हस्बैंड की तरफ देखती है कि चूँकि वो फादर हैं इसीलिए उसको बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, और जो हस्बैंड है वो ये सोचकर कहते हैं कि जो मदर हैं उसे अपने बच्चों को मैनर्स सिखाने चाहिए। शी लुक्स एट मी आई लुक अवे, और वो मेरी तरफ देखती हैं और मैं दूसरी तरफ देखने लग जाता हूँ। द सन इज वेटिंग इन अनदर सेकेंड ही विल रिपीट हिमसेल्फ, वाइफ वेक्स अ फिंगर फर्मली डिलीवर्स वर्डिक्ट, वेट इन 5 minutes आई सर्व यू डिनर। और जो सन है वो वेट कर रहा होता है तो दोबारा से वो उसी टोन में रिपीट करता है कि उसे भूख लगी है, दैट ही इज़ हंग्री एंड ही वांट हिज डिनर। और जो वाइफ है अपनी फिंगर को वेग करके दिखाकर उसे शो करके अपना वर्डिक्ट कहती है, अपनी बात कहती है कि वेट करो 5 minutes में मैं तुम्हें डिनर सर्व कर दूंगी। नो सेज द लिटिल वन नॉट इन 5 minutes नाउ, तो जो छोटा बच्चा होता है उनका जो बेटा होता है वो कहता है कि ही नो 5 minutes में नहीं, नाउ आई एम हंग्री, मुझे अभी आई एम हंग्री राइट नाउ, मैं अभी हंग्री हूँ तो मुझे अभी ही डिनर चाहिए। इट अकर्स टू मी द बॉय इज़ लाइक हिज फादर, और ये जब जो सन इस तरह की बात कहता है तो उनके फादर को लगता है कि उनका जो बेटा है वो उनके फादर पे गया है। आई लव हिम एज आई लव माई सेल्फ, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते हैं क्यों जैसे कि वो खुद को प्यार करते हैं। वेट डार्लिंग वेट, मम्मा सेज वेट फॉर 5 minutes बट आई एम हंग्री नाउ, डिक्लेम्स द लिटिल बास्टर्ड इन 5 minutes आई वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर। और जो मदर है वो अब नाउ उसको बहुत ही प्यार से कहती है कि वेट करो बेटा, बहुत थोड़ी देर वेट करो, मम्मा आपको 5 minutes में फूड सर्व कर देंगी, डिनर सर्व कर देंगी। तो जो उनका बेटा होता है वो कहता है कि मैं अभी हंग्री हूँ, और वो डिक्लेम्स कहता है कि लिटिल बास्टर्ड। बास्टर्ड जो है यहाँ पे कोई अब्यूजिव लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं किया गया है, वो एक स्लैंग है। स्लैंग मीन्स की जो रूटीन लैंग्वेज में हम बोलते बोलते बोल जाते हैं या बोलचाल की भाषा में जो बोल जाते हैं उसके लिए यूज़ किया गया है, कोई इल वर्ड के रूप में यूज़ नहीं किया गया है। तो जो लिटिल बॉय होता है उसके लिए वो कहते हैं कि ही इज़ हंग्री राइट नाउ, और उसके लिए जो पोएट है वो कह रहे हैं कि वो 5 minutes में वो जो बेटा है उनका जो सन है वो ये आर्ग्यूमेंट देता है कि मुझे भूख अभी लगी है, 5 minute बाद मैं भूखा नहीं रहूँगा, मुझे भूख नहीं लगेगी। ही वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर, वो 5 minute बाद हंग्री नहीं रहेगा, मुझे तो भूख अभी लगी है। This argument appeals to me, such a logician deserves his dinner straightway। और जो पोएट है वो कह रहे हैं, जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि जो ये आर्ग्यूमेंट है कि मुझे तो भूख अभी लगी है, आई एम हंग्री राइट नाउ, तो उनको ये आर्ग्यूमेंट सही लगता है कि 5 minutes बाद वो हंग्री नहीं रहेगा, उसे तो भूख अभी लगी है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है हस्बैंड को सही लगता है, ये उसका जो ये लॉजिक होता है वो डिज़र्व करता है कि उसे अभी ही स्ट्रेट वे डिनर दिया जाए।
माई वाइफ्स डिलाइटफुल लाफ्टर होल्ड्स द थ्री ऑफ टुगेदर, और मेरी जो वाइफ है हल्की सी हंसी हंसने लगती है जिसने हम तीनों को एक साथ बांध रखा है, एक साथ यूनाइटेड कर रखा है। वी राइज एंड गो इन टू द हाउस, और हम वहाँ से खड़े हो जाते हैं और एक घर में हमारे घर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने बहुत ही कॉमन हाउस होल्ड लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि कैसे एक इवनिंग के टाइम में वो वार्म अप्रैल इवनिंग है जो कैसे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसी समय उनका जो बेटा आता है वो किस तरह से बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होकर ज़िद्दी होकर फूड की डिमांड करता है, और किस तरह से पेरेंट्स उससे हैंडल करते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चों में मैनर्स होने चाहिए। लेकिन जब भी बच्चे भूखे होते हैं, ये जनरल थॉट होती है कि जब भी वो हंग्री होते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें चाहिए मीन्स चाहिए। तो इस जनरल कॉमन जो हाउस होल्ड लाइफ को जो पोएट ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। इसमें कोई रिदमिक टोन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पोएट ने ब्यूटीफुली इस पोएम को एक जनरल कन्वर्सेशन को डिस्क्राइब किया है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस पोइट्री।